नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। नमस्कार। देखिए, अदालत में हर केस अपने आप में कहानी होती है ना? पर सवाल यह है कि इस कहानी को लिखता कौन है? असल में पर्दे के पीछे होते हैं कोर्ट के कर्मचारी, जो ये पक्का करते हैं कि इंसाफ की कहानी का हर एक शब्द, हर एक सबूत बिल्कुल सही तरीके से दर्ज हो। तो आज हम बात करने वाले हैं जनरल रूल्स सिविल के चैप्टर 5 की, यानी रिकॉर्ड की तैयारी। और ये यकीन मानिए सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये तो किसी भी केस की रीढ़ की हड्डी है, और इसे समझना हर कोर्ट कर्मचारी के काम के लिए मतलब बुनियाद है। तो कभी सोचा है कि एक कोर्ट का रिकॉर्ड आखिर होता क्या है? क्या वो बस कागजों का एक बंडल है, या फिर वो इंसाफ की पूरी कहानी है? देखिए, हर एक अर्जी, हर एक गवाही, हर एक ऑर्डर, ये सब जब एक साथ मिलते हैं ना, तो वो एक ऑफिशियल और परमानेंट कहानी बन जाती है। ये सिर्फ एक फाइल नहीं है दोस्तों, ये तो एक पूरे के पूरे विवाद की पूरी जर्नी है, जहां एक एक शब्द की कीमत होती है। तो फिर इस कहानी को बिल्कुल सही तरीके से कैसे बनाया जाए? इसका जवाब हमें मिलता है चैप्टर बी में। इसे एक ब्लूप्रिंट या कह लीजिए एक नक्शे की तरह समझिए, जो कोर्ट के स्टाफ को सही रास्ता दिखाता है। यही वो चैप्टर है जो पक्का करता है कि हर रिकॉर्ड में एक सिस्टम हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और वो पूरी तरह से कंप्लीट हो। चलिए इस ब्लूप्रिंट के हर हिस्से को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, चैप्टर भी सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये जुडिशियल रिकॉर्ड कीपिंग का आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका एक ही मकसद है, हर केस की एक स्टैंडर्ड, लॉजिकल और परमानेंट फाइल तैयार करना। जरा सोचिए, अगर हर फाइल अलग अलग तरीके से बने तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी। ये चैप्टर इसी कंफ्यूजन को रोकता है, और ये पक्का करता है कि भविष्य में कोई भी जज या अपीलीय अदालत उस फाइल को देखे तो केस को तुरंत समझ जाए। अच्छा, इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए काल्पनिक केस ले लेते हैं। मान लीजिए शर्मा बनाम वर्मा। हम इस केस की फाइल को पहले दिन से लेकर इसके रिकॉर्ड बनने तक के पूरे सफर को देखेंगे, और ये समझेंगे कि चैप्टर 5 के नियम असल में कैसे स्टेप बाय स्टेप लागू होते हैं। तो पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है रूल 142 के एक बहुत ही जरूरी निर्देश से। हर दस्तावेज की हर शीट पर केस का पूरा विवरण लिखा होना चाहिए। ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कागज, चाहे वो एक छोटी सी एप्लीकेशन हो या सबूत का कोई पन्ना, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। हर शीट पर केस नंबर और पार्टियों के नाम लिखना ये पक्का करता है कि कोई भी जरूरी जानकारी कभी भी खो ना जाए। ये रिकॉर्ड की ईमानदारी का पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए अब रूल 143 पर आते हैं, जो रिकॉर्ड का आर्किटेक्चर यानी उसका पूरा ढांचा तय करता है। ये रूल हमें बताता है कि एक पूरी की पूरी फाइल को 2 मेन पार्ट्स में बांटा जाना चाहिए। ये जो बंटवारा है ना, ये बहुत लॉजिकल है, और इससे काम बेहद आसान हो जाता है। तो रूल 143(1) के हिसाब से रिकॉर्ड का जो सबसे पहला और बड़ा बंटवारा है, वो है पार्ट आई और पार्ट 2। पार्ट आई में केस से जुड़े सारे कागजात होते हैं, मतलब शुरुआती दावे से लेकर फाइनल जजमेंट और डिक्री तक, यानी अदालत के आखिरी आदेश तक। यह हुई विवाद की असली कहानी। दूसरी तरफ पार्ट 2 में डिक्री को लागू करवाने यानी एग्जीक्यूशन से जुड़े सभी कागज रखे जाते हैं। यह कहानी का अगला चैप्टर है, जो बताता है कि भाई फैसले के बाद क्या हुआ। ये जो साफ साफ बंटवारा है, ये सुनिश्चित करता है कि मेन केस और उसके एग्जीक्यूशन के कागजात कभी भी आपस में मिक्स ना हों। अब पार्ट 1 को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। रूल 143(2) इसे 2 सब पार्ट्स में बांटता है, ए और बी। सब पार्ट ए में होती है केस की नींव, जैसे वादपत्र यानी ओरिजिनल क्लेम, रिटन स्टेटमेंट यानी दावे का जवाब, और ऑर्डर शीट। इसे आप केस की मेन स्क्रिप्ट कह सकते हैं। वहीं सब पार्ट बी में होते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे समन, पिटिशन, एफिडेविट, सबूत, और आखिर में जजमेंट और डिक्री। एक कर्मचारी के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा पेपर ए फाइल का हिस्सा है और कौन सा बी फाइल का। तो भाई, इतने सारे कागजों को ऑर्गेनाइज कैसे रखा जाए? इसका सॉल्यूशन देता है रूल 143(4), और वो है जनरल इंडेक्स, जो फॉर्म नंबर 1 में तैयार होता है। एक बात का ध्यान रखना है, हर सब पार्ट के लिए ए, बी और पार्ट 2 एक अलग जनरल इंडेक्स बनाना कंपलसरी है। ये रिकॉर्ड की टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरह है। इसमें हर कागज का सीरियल नंबर, उसका डिस्क्रिप्शन और उससे रिकॉर्ड पर कब लाया गया वो तारीख लिखी होती है। सच कहूं तो ये रिकॉर्ड का नेविगेशन सिस्टम है। जब किसी जज या सीनियर ऑफिसर को कोई खास पेपर देखना हो तो इसी इंडेक्स की मदद से उसे मिनटों में ढूंढा जा सकता है।
इसके बिना तो ये काम नामुमकिन सा हो जाएगा। अब आता है रूल 143.5 जो कोर्ट स्टाफ के लिए एक कह सकते हैं एक सीधा साधा वर्कफ्लो बताता है। देखिए, जैसे ही कोई नया पेपर आया, सबसे पहला काम क्या है, उस पर फाइल का लेटर डालो, A, B या AA, ठीक है। फिर उसे एक सीरियल नंबर दो। इसके ठीक बाद फौरन उसे जनरल इंडेक्स में चढ़ाओ और बस आखिर में उसे सही फाइल कवर में लगा दो। और हाँ, रूल साफ साफ कहता है कि ये सब बिना किसी देरी के होना चाहिए। क्यों? ताकि रिकॉर्ड बिल्कुल सटीक और कंप्लीट रहे। ठीक है, तो एक बार रिकॉर्ड बन गया, अब अगला जरूरी कदम है उसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करना। चैप्टर 5 ये कहता है कि हर रिकॉर्ड को एक क्लास में बांटा जाता है। ये क्लासिफिकेशन ही तय करता है कि वो रिकॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है और उसे कितने समय तक संभाल कर रखा जाएगा। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। रूल 144 रिकॉर्ड्स को 3 क्लास में डिवाइड करता है और ये क्लासिफिकेशन केस कितना मुश्किल है उसके लिए नहीं है, बल्कि इसके मकसद और उसकी अहमियत के आधार पर किया जाता है। ये सिस्टम कोर्ट के आर्काइव्स को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये पक्का करता है कि जो सबसे ज़रूरी कानूनी रिकॉर्ड हैं उन्हें हमेशा के लिए संभाल कर रखा जाए। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये क्लासिफिकेशन को बिल्कुल साफ कर देता है। क्लास आई रूल 145 में वो केस आते हैं जो लोगों के मौलिक अधिकारों और उनके स्टेटस पर असर डालते हैं, जैसे जमीन के मालिकाना हक या तलाक के मामले। ये परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं। हमारे शर्मा बनाम वर्मा केस में अगर ये जमीन का झगड़ा होता तो ये क्लास आई में आता। क्लास 2 रूल 146 में बाकी सभी स्टैंडर्ड ओरिजिनल केस आते हैं, जैसे किसी चल संपत्ति का मामला। और क्लास 3 रूल 147 में आते हैं छोटे मोटे विवाद। अगर शर्मा का वर्मा पर सिर्फ एक छोटा मोटा पैसों का क्लेम होता तो वो क्लास 3 का केस होता। एक कर्मचारी के लिए सही क्लासिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से ये तय होगा कि रिकॉर्ड को भविष्य के लिए रखा जाएगा या कुछ समय बाद नष्ट कर दिया जाएगा। एक क्लर्क का काम सिर्फ जजमेंट सुनाने पर ही खत्म नहीं हो जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिकॉर्ड की कहानी तो एग्जीक्यूशन स्टेज में भी चलती रहती है। यहां से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां कागज पर लिखे इंसाफ को असलियत में बदला जाता है। रिकॉर्ड का पार्ट 2 रूल 1433 वो हिस्सा है जहां कोर्ट का फैसला हकीकत बनता है। ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस के हर एक कदम को रिकॉर्ड करता है। और यहां एक बहुत ही जरूरी बात है, रूल 1437 के मुताबिक अगर डिक्री को एग्जीक्यूशन के लिए किसी दूसरी कोर्ट में भेजा जाता है तो वहां की कार्यवाही के कागजात भी वापस ओरिजिनल फाइल में ही लगाए जाते हैं। इससे यह पक्का होता है कि कहानी पूरी हो, चाहे वो किसी भी अदालत में क्यों न चली हो। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ है, कोर्ट के कर्मचारी सिर्फ कागजों को मैनेज नहीं कर रहे हैं, वो तो न्याय के रिकॉर्ड के रखवाले हैं, उसके संरक्षक हैं। उनकी भूमिका इस न्याय प्रणाली को स्मूथली चलाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस बातचीत से क्या जरूरी बातें सीखने को मिली? पहली, हर एक कागज मायने रखता है। रूल 142 इसकी बुनियाद है। दूसरी, स्ट्रक्चर ही सब कुछ है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के सिस्टम को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तीसरी, जनरल इंडेक्स रिकॉर्ड का नक्शा है, इसे सही और टाइम पर मेंटेन करना ही होगा। चौथी, क्लासिफिकेशन रिकॉर्ड का भविष्य तय करता है, इसलिए रूल्स 144 से 147 को समझकर सही क्लास में डालना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, एक कर्मचारी की मेहनत और लगन ही इंसाफ की नींव है। आपका सावधानी से किया गया काम ही ये पक्का करता है कि इंसाफ की ये कहानी सटीक और हमेशा के लिए अमर हो जाए। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर हर कोर्ट कर्मचारी को सोचना चाहिए। क्या ये काम सिर्फ कागजों को मैनेज करना है या ये न्याय के परमानेंट रिकॉर्ड को बनाना है? ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक मिशन है। एक ऐसा मिशन जो ये सुनिश्चित करता है कि न्याय न केवल किया जाए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे सही ढंग से दर्ज भी किया जाए। अगर आपको ऐसे आसान और सटीक कानूनी विश्लेषण पसंद आते हैं तो फैक्ट AI लेंस को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूटे नहीं। आप देख रहे थे फैक्ट AI लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।